जी सीन कट गया था, कोई बात नहीं, फटाफट से देखें इस चीज को। तो 1% की वैल्यू यहां पर निकल कर आई है 29472। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2947200। ये उसकी एनुअल इनकम है। चूंकि उसकी वार्षिक कमाई का 19% है, ये उसकी वार्षिक कमाई का 19% है, इसलिए वार्षिक कमाई ये आ गई है। और अगर मुझसे मंथली इनकम पूछा गया है और ये वार्षिक कमाई है तो 12 का भाग करूंगा। और जैसे ही मैंने शुरू किया 12 का भाग करना, शुरुआत के 2 अंक देखकर ही मुझको पता चल गया कि आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, शुरुआत का 2 अंक देखकर ही हमको पता चल गया कि आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, हाँ या ना? ओके, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं फटाफट से। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए बी से 60% अधिक है और सी बी और ए के योग के दोगुने से 45% कम है। ए बी से 60% अधिक है और सी बी और ए के योग के दोगुने से 45% कम है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो, बी है 100, तो ए क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया, जिसको सबसे छोटा जिसको हम तुलना करना चालू करते हैं उसी को कुछ मानो। तो सबसे पहले बी से ही तुलना करी गई ए की, तो मैंने बी को मान लिया 100, तो ए बी से 60% अधिक है, तो ए क्या हो जाएगा 160। 100 मानने पे मुझे बनाने में आसानी होती है, ठीक है ना। अब सी क्या है? बी और ए के योग के दोगुने से। अब बी और ए का योग कितना होगा? बी और ए का योग कितना होगा 260। इनका दोगुना कितना होगा 520, और इससे 45% कम कर दें तो क्या हो जाएगा 475। क्या हो जाएगा 475। तो ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई? ये सी की वैल्यू है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 475%। सी की वैल्यू क्या आ गई 475%। तो ए की वैल्यू क्या है 160, सी की वैल्यू क्या है 475। तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए बी से 60% अधिक है। सी बी और ए के योग के दोगुने से 45% कम है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? चलो ये तो मान लीजिए कि मैंने अभी परसेंटेज नहीं, इनके वैल्यूज पे ही बात करी थी, ठीक है। अब यहां देखिए कि सी ए से अधिक कितना है, तो सी माइनस ए करेंगे तब पता चलेगा सी ए से कितना अधिक है 475 माइनस 160। कैसे घटाना है? 400 में से 100 घटा दो 300 आ गया, 75 में 60 घटा दो 15 आ गया। कितना अधिक है? कितना अधिक है 315। 315 सी अधिक है किससे? किससे पूछा है? ए से। ए से कितना अधिक है? तो ये किसकी तुलना यहां करी जाएगी? ए की तुलना करी जाएगी, ए की तुलना करी जाएगी। तो 315 बटे 160, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया 63 गुणे 1/32। 1/32 की वैल्यू 3.125 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? गुना करके निकाल लेंगे, गुना करके निकाल लेंगे। यार कहां से सवाल ले लिए हैं सारे। ठीक है, आप ऑप्शन पे मत जाइए मेरे भाई। ये सवाल क्या लगाने का सही तरीका था, बी को 100 माना, ए उससे 60% अधिक है, बी और ए का योग इतना है, अगर उसके दुगुना करें तो ये आएगा, उससे 45% कम करें तो ये आएगा। तो यही सी की वैल्यू हुई।
ये सी की वैल्यू हो गई। अब सी ए से अधिक कितना है, कितना प्रतिशत अधिक है ए से, तो इसके लिए बताया ना, जिससे पूछे उसी को रेफरेंस बनाइए, जिससे पूछे उसी को रेफरेंस बना दीजिए। तो फटाक से यहां क्या आ जाएगा 160, और ये हो जाएंगी वैल्यू। ऑप्शन ऐसा मेरे हिसाब से दिया हुआ है कि आप जो है ये अधिक जो है उसका सी से रेफरेंस निकालिए। ऐसा ही समझ में आ रहा है, मगर कोई बात नहीं, उसमें हमें नहीं परेशान होने की जरूरत है। हमने यहां पर जो वैल्यू निकाल कर दी है बिल्कुल सही है, आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, टाइपिंग में एरर हो जाता है, और फिलहाल हम भी शुरुआत कर रहे हैं, चीजों का बहुत सारा काम होता है, सारी चीजें एक आदमी देख नहीं पाता, तो थोड़ी बहुत जो गलतियां हो उनको आप जो है थोड़ा सा इग्नोर करते चलिए। सवाल का जो वर्डिंग है उस वर्डिंग के अनुकूल जो प्रोपरेशन इसका होना चाहिए वो यहां पर कर दिया है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। 49% ऑफ x इज इक्वल टू वाई, देन y% ऑफ 50 इज। x का 49% y है, 50 का y% क्या होगा, x का 49% y है, x का 49% y है, देन y इज इक्वल टू 49x/100, देन 50 का y%, देन 50 का y% मीन्स 50 का y% मीन्स, हाँ या ना, 50 का y% मीन्स क्या हो गया, 24.5 गुने 24.5 गुने 24.5 गुने ऑफ x%। ठीक है, डन, बहुत आसान था। 49% ऑफ x इज y, चलिए आ जाइए फटाफट से अगले सवाल पर आ जाइए। यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो यह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। पहली संख्या दूसरे संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 14 देन इट बिकम इक्वल टू 10% ऑफ द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द सेकेंड नंबर। कुछ नहीं है सवाल में, मगर आपको इसका समझना पड़ेगा कि क्या करना है हमें। कोई संख्या है, जब मैं उस संख्या को 14 से विभाजित करता हूं तो वह किसी दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है। 10% का मतलब 1/10, यानी मैं एक संख्या का 14 से विभाजन करूं तो वो दूसरी संख्या के 10वें भाग के बराबर हो जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं में कितने का अनुपात है? 14:10 का अनुपात है। यानी y क्या है, यानी x क्या है, x कितना ज्यादा है, x कितना ज्यादा है, तो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ये से किसके साथ लगा है? दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या क्या है? 10। तो कितना अधिक है, किससे अधिक है?
4/10 यानी 2/5 यानी 40%। सवाल खत्म। बोलो मेरे लाल, क्या सवाल खत्म? डाउनलोड हो जा भाई। क्या इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं? कितना बड़ा सवाल लिखा था, वर्डिंग कितनी बड़ी थी, कितने आसानी से हल हो सकता है अगर आपके अप्रोच अच्छे हों। उसने कहा किसी संख्या को 14 से भाग करते हैं तो दूसरी संख्या के 10% के बराबर होता है। तो दूसरी संख्या का 10% क्या होता है? किसी संख्या का 10% क्या होता है? उस संख्या का 10वां भाग। बस इसी चीज का हमने यहां यूज किया, संख्याओं में तुलना की, संख्याओं की वैल्यू निकली, कम ज्यादा किया, परसेंटेज हाथ में। आ जाइए फटाफट से। रेणु ने अपने आय का 30% बचाया है। यदि उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है और व्यय में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई? भाई देखो, मान लो कि पहले रेणु 100 रुपए कमाती थी तो 30 बचाती थी, 70 खर्चा करती थी। और अगर 30 में 30% का इजाफा हो जाए यानी 9 का इजाफा हो जाएगा तो उसका बचत कितना हो जाएगा? 30 में 30% निकाल कर देख लो। अगर मैं 30 में 30% का इजाफा करता हूं, अगर मैं 30 में 30% का इजाफा करता हूं यानी 130 का काउंट करूंगा तो 13 तिया कितनी वैल्यू आई बचत में? दूसरी चीज क्या कह रहा है कि व्यय में 25% की वृद्धि हो जाए। व्यय कितना है? व्यय कितना है? इसका 25% क्या हो जाएगा? चेक करिए। अगर व्यय 75 है, सॉरी 70 है और इसमें 25% की वृद्धि करूं तो क्या करूंगा? हां या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हां। 5 दूना 10, 5 पचम 25 और ये क्या हो गया? 5 दूना 10 और 25 25 25 सत्ते क्या होगा? 25 सत्ते क्या होगा? 175/2। तो क्या करेंगे? 2 अठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, वही आया है। अब बस इन्हीं चीजों को अगर हम जल्दी जल्दी समझ पाए, अब मैं कैसे कर रहा हूं इसको समझिए। जब मुझसे 30 का 30% कहा तो मुझे पता लग गया 9 होगा, 9 बढ़ाना है 39। अच्छा 70 का 25% कहा, 25% का मतलब 1/4, तो 70 का आधा 35, 35 का आधा 17.5 और वो बढ़ाना है 17.5 बढ़ाना है तो मेरी वैल्यू नहीं क्या हो जाएगी? हाँ या ना? तो अब देखो भैया, ये क्या है? ये है सेविंग, ये क्या है? ये है खर्चा, यही दोनों जोड़कर इनकम बनते हैं। तो अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं यानी सेविंग को और खर्चे को जोड़ूं, चेक करिए क्या हो रहा है। 9 7 16 8 3 11 1 12 126.5 रुपया हो रहा है। पहले कितना कमाता था यानी अब कितना कमा रहा है, यानी कितने की वृद्धि हो गई? बोलिए हाँ या ना? बोलिए मेरे भाई हाँ या ना? हाँ ना आप बताते जाएंगे, आपको हाँ और ना बताना पड़ेगा। यू हैव टू टेल हाँ और ना। हो गया मेरे भाई, चेक हो गया। चलिए आगे आ जाइए। वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% 2 वर्षों के बाद वार्षिक जन्म दर, the population of Varanasi is 2,25,000 if the annual birth rate and death rate are 9% and 7%, the calculate population of the city after 2 years। गजब का सवाल है, बहुत ही बवाली सवाल है। 2,25,000 की जनसंख्या है, इसको रख लो एक तरफ, ठीक है। हर साल 9% की जन्म दर है और 7% की मृत्यु दर है। यानी जितने लोग हैं इनमें 9% की वृद्धि होती है और इन्हीं में 7% की कमी भी हो जाती है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई?
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, बताइए क्या मतलब है इसका? जन्म दर 9% है और मृत्यु दर 7% है। इसका मतलब क्या है? हर वर्ष 2% लोग एक्सेस बढ़ जा रहे हैं संघ शहर में। तो 2 वर्षों के बाद ये कितना बढ़ जाएंगे? आपको 2 तरीका बताया था। 2 वर्षों के बाद कितना बढ़ जाएंगे आपको बताया था कि आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको, 2 2 4, 2 दूनी 4/100 यानी 0.04। कितना परसेंट बढ़ जाएंगे? कितना परसेंट बढ़ जाएंगे? यानी इसका लगभग 4% बढ़ जाएंगे। इसका 4% क्या होगा? 225 का 4% लगभग क्या होगा? 225 दूना 450 और 900, ऐसे ही कुछ होगा। यानी लगभग अगर 900 की बात करें तो कौन दिख रहा है ऑप्शन? सवाल खत्म। सवाल खत्म मेरे लाल, सवाल खत्म है या नहीं है? आप चाहे जितना कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर वही आएगा। अब उसी में आपका संस्कार जाने, आपको मेहनत करके उसको कैलकुलेशन करके हल करना है या आप चीजों को टेक्निकली इंटेलेक्चुअली हल करना सीखना और जानना चाहते हैं मेरे लाल? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सीखना चाहते हैं। चलिए आइए फटाफट से, यदि आयत की लंबाई में 12% की और चौड़ाई में 8% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? अभी मैं ये सवाल आपको पढ़ा चुका, एक बार ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आयत का लेंथ है 100 और अगर उसकी लंबाई में 12% की वृद्धि होगी तो वो क्या हो जाएगा? 112। आयत की चौड़ाई है 100 और अगर उसकी चौड़ाई में कमी करें तो क्या हो जाएगा? हाँ या ना? अगर उसकी चौड़ाई में 8% की कमी करें तो वो क्या हो जाएंगे? यही होंगे। चलिए, पहले लंबाई चौड़ाई ये थी तो उनका क्षेत्रफल क्या था? अब लंबाई चौड़ाई ये है तो क्षेत्रफल क्या होगा? भाई यहां मसला तो है, यहां मसला तो है। क्या मसला है? और इस मसले का क्या हल हो सकता है? बिल्कुल, आप 100 - 2 करके गुना कर लीजिए। इसको 100 - 2 कर दीजिए, गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 10976। क्या आ जाएगा? 10976। तो कितना बढ़ गया ये? 976। कितना बढ़ गया? 976। कितने पे बढ़ गया? हाँ या ना? तो कितना परसेंट की वृद्धि हो गई? एरिया में वृद्धि कितने की हो गई? अरे ये तो पीछे भी बताया था ना कि 100 का ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो ये आपका 10,000 था तो 10,000 के 2 जीरो तो यहां से एलिमिनेट हो गए और 2 जीरो के कारण यहां दशमलव लग गया। तो 9.76% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा मेरे भाई। 8% की कमी है यार, सॉरी, 8% की कमी है तो यहां 2 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, 8% की कमी है तो क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। कैलकुलेशन सही कर लीजिए, बात बन जाएगी। 8% की कमी है तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। अब अगर 92 का हम गुना करने जाएं, 112 में तो क्या होगा? चलिए आप करके देख लीजिएगा। तो कितना शुद्ध कितना अंतर आया? शुद्ध अंतर कितना आया? शुद्ध अंतर कितना आया एरिया में मेरे लाल? आप कहेंगे सर शुद्ध अंतर 304 का आया। कितने पर आया? 10,000 पर। तो टोटल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? पॉजिटिव आंसर आए तो इंक्रीज हुआ, निगेटिव आंसर आए तो डिक्रीज हुआ। तो यहां पर इंक्रीज हुआ है कितना? 3.04। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोग पहले यही दिखता है तो जल्दी में इसको टिक कर देते हैं। वैल्यू नहीं, वैल्यू के आगे की वर्डिंग भी देखिए, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो हमारा यहां पॉजिटिव आंसर आया है, इंक्रीज हुआ है। ओके, चलिए बहुत अच्छे, लगाइए इस सवाल को। In an examination, Vinod scored 25% of marks and failed by 10 marks. Sachin scored 30% of mark, which were 20 marks more than the passing mark.
फाइंड द टोटल मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। क्या शानदार सवाल है। एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया। सचिन ने अंकों का 30% प्राप्त किया और 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। याद रखिए, जिसने 25% पाया वो फेल हुआ और जो 30% पाया वो पास हुआ। यानी फेल वाले और पास वाले के बीच में अंतर कितने का है? 5% का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, जो 25% पाया है वो पासिंग मार्क से 10 नंबर कम पाया है और जो 30% पाया है वो पासिंग मार्क से 20 ज्यादा पाया है। तो अंकों का अंतर कितना हो गया? मान लो ये पासिंग मार्क है और पासिंग मार्क से 10 कम और पासिंग मार्क से 20 ज्यादा, तो इनके बीच का अंतर कितना होता है? 30 का होता है। तो 5% की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई। तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? आप कहेंगे सर 20 का गुना करना पड़ेगा, तो कर दो। 20 का गुना दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100% की वैल्यू क्या आ गई? कुल मार्क कितने हैं? हाँ या ना? कुल मार्क कितने हैं मेरे लाल? हाँ या ना? आप कहेंगे सर हाँ, तो फटाफट से अगले सवाल पे आ जाइए। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, ये दोनों सेशन आपको एक साथ मिलेंगे। एंजॉय करिए चीजों को, जो पढ़ा है उनको कंसोलिडेट करने के लिए थोड़ा सा अपना रिवीजन बढ़ाइए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, चीजों को प्रॉपर तरीके से देखिए। हमने बहुत कोशिश लगाई है इसमें कि आपको हम लेसन सिखा पाए। ठीक है मेरे लाल, चलिए मिलते हैं आपसे।